हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में रोटेशन चैप्टर के मेंस, नीट और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं। हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, तो जिन बच्चों का रोटेशन का थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स प्रिपेयर्ड हो वही इस वीडियो को आगे देखें, वरना बाकी बच्चे पहले उसको पढ़ के फिर इस वीडियो को आके कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r है और वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रोल हो रही है। उसका लीनियर एक्सेलरेशन हमें a बोला हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बोला हुआ है। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम a डैश ले लेते हैं, ये a डैश हम इसको कर लेंगे, फिगर में बनाया हुआ है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसको हम a डैश कह देंगे। a डैश हमारा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन p पॉइंट का कितना होगा उस इंस्टेंट पर पूछा गया है। लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बताई हुई है। ओके, एक बार थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को a लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन में जो a लिखा है ये लीनियर एक्सेलरेशन है। ये वाला एक्सेलरेशन a डैश है, यानी कि ये एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ। सिमिलरली ये वाला ऑप्शन जो है इसमें भी इसको a डैश कर देते हैं, इसको हम a डैश कर देंगे। ओके, ये सारे एंगुलर एक्सेलरेशन के टर्म्स हैं। देखिए, जब कोई डिस्क हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर रोल कर रही है तो उसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशन और रोटेशन की वेलोसिटीज का वेक्टर सम होता है। सिमिलरली अगर किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछेगा तो हमें उसके ट्रांसलेशन और रोटेशन सर्कुलर मोशन के एक्सेलरेशन का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। रोटेशन की बेसिक डेफिनेशन ही यही होती है कि जब मल्टीपल पॉइंट लाइक मास सर्कुलर मोशन करते हैं तो वो कलेक्टिवली रोटेशनल मोशन कहलाता है। तो लेट अस सपोज O पॉइंट से ऊपर ये एक P पॉइंट है, तो P पॉइंट डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट सर्कुलर मोशन करेगा और डिस्क के हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन भी करेगा। तो डिस्क जब आगे बढ़ेगी और इसका ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन a है, तो वही सेम एक्सेलरेशन ट्रांसलेशन की वजह से इस पॉइंट P में भी आएगा। पहली बात। दूसरी बात, ये पॉइंट सर्कुलर मोशन में भी है। सर्कुलर मोशन में होने की वजह से इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर r। ओके, यहां पर कैपिटल R रेडियस बोला हुआ है डिस्क का और इस पॉइंट के रेडियस को हम ले रहे हैं स्मॉल r। तो इस पॉइंट पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर r। और साथ में क्योंकि डिस्क में एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, तो हम जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, जिसको हम जनरली लिखते हैं, जिसको हमने यहाँ a डैश लिख दिया है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ क्या रिलेशन होता है, at इज इक्वल टू r अल्फा। तो यहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, r इंटू a डैश, r इंटू a डैश। तो इस पॉइंट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। समझिए इस चीज को। ट्रांसलेशन के सारे फैक्टर मैंने येलो कलर के पेन से लिखे हैं। डिस्क आगे ट्रांसलेट करेगी, उसका एक्सेलरेशन a है, तो इस पॉइंट में भी एक फॉरवर्ड ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन a होगा। ट्रांसलेशन की वजह से इसका एक्सेलरेशन हो गया a। लेकिन ये जो पॉइंट है इस डिस्क का, ये पर्टिकुलरली सर्कुलर मोशन में होने की वजह से सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रखेगा। अब आप देख सकते हैं कि टोटल एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया a प्लस at। टोटल एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गया a प्लस at। इस पॉइंट का फॉरवर्ड एक्सेलरेशन हो गया a प्लस at, जिसमें at खुद कितना है, r इंटू a डैश। और साथ में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो गया ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। तो बताइए इन दोनों का वेक्टर सम क्या बनेगा, टोटल एक्सेलरेशन। तो टोटल एक्सेलरेशन दोनों का वेक्टर सम आएगा। ये दोनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो मैं डायरेक्टली इनका रिजल्टेंट लिख रहा हूं, a प्लस r a डैश स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r होल स्क्वायर। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन a। आप इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है। डायग्राम में वहां पर आपको रॉड दिखा रखी है। ये प्लेस्ड है एक स्मूथ टेबल के एज पर अकॉर्डिंग टू द फिगर, यानी कि ये रॉड ए बी वर्टिकली रखी हुई है और इसका ए पॉइंट ग्राउंड को टच कर रहा है। इस रॉड की लेंथ है 1 मीटर। इट इज हिट स्लाइटली एट पॉइंट बी। इस बी पॉइंट पर इसको स्लाइटली ऐसे हिट किया गया।
अब क्वेश्चन कहता है कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी जब ये रॉड पूरी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। चलिए इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। तो हमें ये कहा हुआ है कि इनिशियली रॉड ऐसे वर्टिकल रखी हुई है और इसका ए पॉइंट ग्राउंड पर टच कर रहा है। तो जब ये ऐसे ग्राउंड पर हॉरिजॉन्टल टेबल पर लेट जाएगी तो इसका ओमेगा क्या होगा, ये पूछा गया है। ओके, सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ये किस तरह का रोटेशनल मोशन हुआ। देखिए रॉड का ए पॉइंट ग्राउंड के साथ, टेबल के साथ यहां पर फिक्स्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन है, यानी कि ये अपने आप में एक प्योर रोटेशनल मोशन है। ये अपने आप में एक प्योर रोटेशनल मोशन होगा। यहां पर एक्सिस चेंज नहीं होने वाली, एक्सिस फिक्स्ड है। ए पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा, ए पॉइंट इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगा और ये ए पॉइंट इस रॉड का एंड पॉइंट है। यहां से रॉड ने शुरू किया, इसका इनिशियल कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, ओमेगा 0। नीचे आते आते इसने ओमेगा गेन क्यों कर लिया? हम ये कह सकते हैं कि इसने ओमेगा गेन किया, दैट मींस कि इसने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन करी। ओमेगा गेन करने का मतलब होगा कि इसने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी गेन करी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और क्योंकि रॉड ए पॉइंट के अबाउट घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से कितना लिखा जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से लिखा जाएगा ml²/3। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड से कितना लिखा जाएगा? ml²/3। अब हम इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा है, इसलिए इस पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। इसलिए इस पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। हम लिखेंगे कि रॉड की इनिशियल काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होना चाहिए। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी का पर्टिकुलरली मीनिंग है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पॉइंट ए ट्रांसलेट नहीं कर रहा, यहां पर सिर्फ प्योर रोटेशन हो रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ओमेगा 0 होने की वजह से 0 है। फाइनली जब ये टेबल पर आ जाएगा तो उस इंस्टेंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्क एनर्जी पावर की कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए सबसे पहले हम अपना रेफरेंस डिसाइड करेंगे। हमने मान लिया कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी का ये रेफरेंस है, तो आप देख सकते हो कि इस रॉड का सारा मास रेफरेंस पे होगा फाइनली, और इवन रॉड का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी रेफरेंस पर आ जाएगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनली 0 ले ली। पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस हमारी मर्जी होती है कि हम कहां लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रेफरेंस चेंज भी कर दोगे तो। और इनिशियली जब रॉड ऐसे स्टैंड की हुई थी तो इसका सेंटर ऑफ मास रेफरेंस से कितना ऊपर हुआ? L/2। जब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट होता है जो पॉइंट लाइक नहीं है, जैसे एग्जांपल इस केस में रॉड, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए हमें सेंटर ऑफ मास की रेफरेंस से दूरी लेनी पड़ती है। तो इनिशियली हम ये मानेंगे कि रॉड का सारा मास सेंटर ऑफ मास पे है, तो इसलिए इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? mg L/2, mgh, वो हाइट हम ले लेंगे L/2। अब बस सिंपल इसको सॉल्व करना बाकी है। ये जो रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है? इस रिजल्ट का मीनिंग है कि रॉड में इनिशियली जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे तक आने में वो सारी की सारी क्या बन गई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रॉड में जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी घूमने में क्या बन गई? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब बस आप सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डालेंगे और सॉल्व करेंगे। mg L/2 इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई को लिखेंगे ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। कॉमन टर्म काटेंगे, m और l हमने दोनों साइड काट दिया, 2 से 2 काट दिया, 3 को उधर ले गए, 3g/l का होल रूट, दिस इज योर ओमेगा, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन l की वैल्यू बोली हुई है 1 मीटर, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा √30। आंसर कितना आ जाएगा? √30। g की वैल्यू पुट कर देंगे 10, g की वैल्यू ले लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इससे आपका ओमेगा कितना आ जाएगा? √30। अब आप वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन कहता है दो बराबर मास एक लाइट स्ट्रिंग के थ्रू एक मैसिव पुली पर बंधे हुए हैं जिसका की मास सेम है। क्वेश्चन कहता है दो इक्वल मास, यानी कि ये दोनों ब्लॉक का मास हमने m ले लिया और जो पुली है उसका मास भी हमने m ले लिया, ये आपस में कनेक्टेड है। तो आपको बताना है कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके। फ्रिक्शन को हमने हर जगह नेग्लेक्ट करना है, हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होने वाला है। ऑलराइट, इस क्वेश्चन को करने का एक लॉन्ग मेथड हो सकता है और एक शॉर्ट मेथड हो सकता है, मैं आपको दोनों बताऊंगा। देखिए इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये होगा mg sin 60। इतने बेसिक्स लॉज ऑफ मोशन के उस बच्चे को पता होने चाहिए जो डायरेक्टली ये डिस्कशन सुनना चाह रहा है। इस तरफ कितना फोर्स होगा, ये फोर्स होगा mg sin 30। वेट के मैंने कंपोनेंट कर लिए, तो हमें समझ में आ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स लेफ्ट साइड होगा, तो इसलिए सिस्टम लेफ्ट साइड मूव करेगा। इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा mg sin 60 माइनस mg sin 30। और बताइए इसी नेट फोर्स को हम एक पर्टिकुलर मास पर अगर ले आए तो कैसे लिखा जाएगा। ये तो पूरे सिस्टम के लिए हो गया। फॉर लेट्स सपोज, जैसे अगर मैं बात करूं एनी मास, फॉर एनी वन मास, इसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी जो मैंने ऊपर लिखा है। मान लिया कि भाई ये स्ट्रिंग में टेंशन है, ये टेंशन हुई T1 और यहाँ पर स्ट्रिंग में टेंशन है, ये टेंशन हुई T2। जब पुली मैसिव होता है तो इन दैट केस टेंशन की वैल्यूज में फ़र्क होता है, तो हम लिखेंगे mg माइनस T1 इक्वल टू ma। फिर आप पुली के लिए कैसे लिखोगे, पुली के लिए कैसे लिखेंगे, पुली पर जो टेंशन्स एक्ट कर रही हैं T1 और T2, उसका सेंटर से आप देखिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होगा। तो टॉर्क कितना डेवलप होगा, टॉर्क डेवलप होगा T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर, और हम इसी को लिख सकते हैं I अल्फा। जब पुली मैसिव होता है तो दोनों तरफ टेंशन में फर्क होता है, अगर दोनों टेंशन बराबर हो जाती तो नेट टॉर्क 0 हो जाएगा, फिर ये घूमेगा नहीं। और यहां पर जितनी एक्सेलरेशन से कोई एक ब्लॉक नीचे जाएगा, क्या वही सेम एक्सेलरेशन स्ट्रिंग की नहीं होगी। वही सेम एक्सेलरेशन स्ट्रिंग की होने की वजह से जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसकी एक्सेलरेशन भी उतनी होगी जितनी एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे जा रहा है। देयरफॉर हम इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं आर अल्फा, और इस पॉइंट की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की वजह से ब्लॉक की एक्सेलरेशन के ही इक्वल होगी। अब ये इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, इन तीनों को अगर आप आपस में सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऑल्दो ये एक लॉन्ग मेथड है, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एक शॉर्ट मेथड। ओके, चलिए अब हम इसके एक शॉर्ट मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए लॉज ऑफ मोशन में हम इस तरह के सिचुएशन में डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिखना पढ़ के आए हुए हैं। कैसे लिखना है ये हमने पढ़ा हुआ है। हम ये लिखते हैं कि भाई इधर का फोर्स कितना mg sin 60 सिस्टम को लेफ्ट साइड खींचेगा, और इस ब्लॉक पर जो नीचे की तरफ फोर्स होगा mg sin 30 वो सिस्टम को राइट साइड खींचेगा। अब sin 60 की वैल्यू sin 30 से बड़ी होती है, तो हम लिख सकते हैं कि इस सिस्टम का नेट पुलिंग फोर्स लेफ्ट साइड आएगा, और वो कितना आएगा mg sin 60 माइनस mg sin 30, इतना आएगा। अच्छा, नेट फोर्स को हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं नेट मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर mg sin 60 माइनस sin 30। ओके, ऑलराइट। अच्छा, अब देखिए यहां पर बस होगा क्या कि आपको ये जो नेट मास है, ये नेट मास क्या लिखना है, आप इसके बारे में सुनो। देखिए क्योंकि यहां पर दो ब्लॉक हैं, तो आपने लिखना है दोनों ब्लॉक्स का मास का सम m1 प्लस m2, और साथ में ये जो पुली है, पुली के लिए आपने लिखना है I बाई आर स्क्वायर। सोचिए I बाई आर स्क्वायर क्या है, I बाई आर स्क्वायर एक तरह से इफेक्टिव मास है पुली का। ये शॉर्ट ट्रिक आपको माननी है ताकि आप इसका आंसर सीधे सीधे लिख पाओ।
जब कभी भी ऐसा मैसिव पुली वाला केस आ जाए और एक्सेलरेशन पूछे तो उसमें नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लो। जब नेट मास लिखने की बारी आएगी तो नेट मास के लिए आप सबके मास सम करो, लेकिन पुली का मास डायरेक्टली m नहीं ले लेना, यहां पर आपको I/r² ये लेना होगा एक्स्ट्रा टर्म। अच्छा, तो क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों ब्लॉक्स के मास सेम है, तो m और m इक्वल कर दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क, क्योंकि ये डिस्क है, mr²/2 होगा, तो mr²/2/r², तो हो गया m/2। यहां पर लेना है m/2, ये शॉर्ट ट्रिक आप मानिए, तो ये आ जाएगा आपका 5m/2। इस इफेक्टिव मास को आपने यहां पुट करना है, तो ये बन जाएगा 5m/2 बराबर mg sin 60 √3/2 माइनस sin 30। अब कॉमन टर्म्स हैं m, दोनों साइड कट गया, 2 कट गया, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी, इसको हमने यहाँ पुट किया, यहाँ एक a मल्टीप्लाइड होगा, a की वैल्यू आ जाएगी g/5 √3-1, तो g/5 √3-1, ये इसका आंसर। आप इसको वीडियो पॉज करके लिख लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि यहां एक सॉलिड सिलेंडर है। क्वेश्चन कह रहा है ये एक सॉलिड सिलेंडर है, इसका मास कितना बोला हुआ है, कैपिटल M, रेडियस कितना बोला हुआ है, कैपिटल R, और ये रोटेट कर सकता है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल एक्सल पर, ये एक एक्सल है। अब क्वेश्चन कहता है कि दो सिमिलर मास स्मॉल m ईच सस्पेंड कर दिए विद द हेल्प ऑफ रोप, जो कि इस सिलेंडर पर बंधी हुई है। समझिए, इस सिलेंडर पर आपने कई बार ऐसे स्ट्रिंग लपेटी और नीचे दो मास लगा दिए और सिस्टम को छोड़ दिया। इफ द सिस्टम ऑफ मास इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, व्हाट विल बी द टेंशन इन ईच रोप। तो आपको बताना है कि हर रस्सी में टेंशन कितनी होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच ये होनी चाहिए कि देखिए ये जो ब्लॉक्स हैं इनका तो ट्रांसलेशन हो रहा है, ये नीचे की तरफ मूव करने वाले, लेकिन जो सिलेंडर है, रस्सी की टेंशन की वजह से सिलेंडर घूमने लगेंगे, रस्सी की टेंशन की वजह से सिलेंडर घूमने लगेंगे, तो यानी कि सिलेंडर प्योर रोटेशन में होने वाला है। ओके, चलिए इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक इंडिविजुअल मास के लिए, तो किसी एक इंडिविजुअल मास के लिए लिख सकते हैं mg - t = नेट फोर्स ma। यहां पर नीचे की तरफ इस पे फोर्स कितना लगेगा, mg, ऊपर टेंशन, तो mg - t = ma। तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी क्योंकि सारी सिचुएशन दोनों के लिए सेम है। ओके, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इससे हमारा आंसर नहीं आएगा क्योंकि टेंशन भी अननोन और एक्सेलरेशन भी अननोन। हमने निकालना क्या है, हमने टेंशन t कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन ब्लॉक्स के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर के केस में सिलेंडर का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, सिलेंडर को ऐसे साइड से देखें तो आपको उसका गोल हिस्सा दिखाई देगा। वो मैंने गोल हिस्सा यहां बना दिया। सिलेंडर है, ये फिगर में तो ऐसे रखा हुआ है राइट साइड। आप सोचिए आपने इसको 90 डिग्री टर्न कर दिया तो ये सिलेंडर ऐसा हो गया। अब आपको इसका गोल क्रॉस सेक्शन दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर जो रस्सी लपेटी हुई है वो ऐसे नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी क्वेश्चन कहता है दो रस्सियां हैं, दोनों में टेंशन ऐसे नीचे है, डाउनवर्ड T। तो बताओ सेंटर से इन दोनों स्ट्रिंग्स की टेंशन R डिस्टेंस दूर है, R डिस्टेंस। तो बताओ इस पे नेट टॉर्क कितना लगेगा, R इंटू टी प्लस R इंटू टी, यानी कि नेट टॉर्क लगेगा 2R इंटू टी। और बताइए नेट टॉर्क को ही फर्दर क्या लिख सकते हैं, I इंटू एल्फा। क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के बराबर होता है। एक के ऊपर एक कई सारी डिस्क आपने लगा दी तो वो पूरा सिलेंडर बन गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²/2 इज इक्वल टू 2R इंटू टी। इसमें R दोनों साइड कट गया। और तीसरी इक्वेशन बनेगी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या होगी, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट इक्वेशन ये होने वाली है कि जितनी एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे उतर रहे हैं, ये पुली है, जितनी एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे उतर रहे हैं, क्या वही सेम एक्सेलरेशन स्ट्रिंग के हर पॉइंट की नहीं होगी। ये ब्लॉक जितने समय में जितना डिस्टेंस नीचे उतरेगा, हर पॉइंट उतने समय में उतना ही डिस्टेंस नीचे उतरेगा। इसलिए जो वेलोसिटी ब्लॉक की वही स्ट्रिंग की, और इसलिए वही स्ट्रिंग के इस पॉइंट की, यानी कि स्ट्रिंग के इस पॉइंट की एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर
ब्लॉक की डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। अब हम जानते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को ही क्या लिख सकते हैं, r इंटू एल्फा। तो देखिए ये एक थर्ड इक्वेशन जनरेट हो गई। अब आप इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक पॉट मेकर है जो पॉट को रोटेट कर रहा है, उसके व्हील को रोटेट कर रहा है। अच्छा, पॉट मेकर है, वो व्हील को रोटेट कर रहा है। व्हील का आपको रेडियस बताया हुआ है, रेडियस है 3 मीटर। बाय अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन टेंजेंशियली, 200 न्यूटन का फोर्स उसने टेंजेंशियली लगा रखा है। ओके, तो फोर्स की वैल्यू आपको मिल गई, फोर्स की वैल्यू हो गई 200 न्यूटन। ओके, क्योंकि ये फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है तो हमें समझ में आता है कि ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। अगर व्हील एग्जैक्टली 1.5 रोटेशन पूरा कर दे तो वर्क डन कितना होगा ये पूछा गया है। अगर व्हील 1 राउंड पूरा करके आएगा तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अगर 1 रोटेशन पूरा करेगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 2 पाई। अच्छा, यहां पर बोला हुआ है 1.5 रिवोल्यूशन, तो 1.5 इंटू 2 पाई, दैट मीन्स कि 1.5 रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होने वाला है, थीटा कितना कवर होने वाला है, 3 पाई। थीटा कितना कवर होगा, 3 पाई। ओके, क्वेश्चन कह रहा है बताइए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन कितना होगा। तो जैसे ट्रांसलेशन में हम वर्क डन लिखते हैं F डॉट एस, कांस्टेंट फोर्स के लिए ट्रांसलेशन में हम लिखते हैं F डॉट एस, तो उसी का रोटेशनल काउंटर पार्ट वर्क डन कितना होगा, ये होगा टाउ इंटू थीटा, टाउ इंटू थीटा, जिसमें टॉर्क हम निकाल लेते हैं। टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टॉर्क की वैल्यू होगी R इंटू एफ। तो हमें रेडियस मालूम, हमें फोर्स मालूम, दोनों वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये आ जाएगा आपका 600 न्यूटन मीटर, और थीटा तो हमने निकाल लिया है 3 पाई, ये दोनों वैल्यू हम पुट करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा आपका 600 इंटू 3 इंटू पाई जूल। अब आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन पार्ट में आपके ऊपर छोड़ता हूं। ये फर्स्ट ऑप्शन वैसे आ जाएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हमें दिया हुआ है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg मीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg मीटर स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद कहता है कि ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और इसका रोटेट करने का रेट 60 आरपीएम है। देखिए ओमेगा होता है थीटा अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर 60 रिवोल्यूशंस हो रहे हैं पर मिनट में, 60 रिवोल्यूशंस, एक रिवोल्यूशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होती है, तो 60 रिवोल्यूशंस में हो जाएगा 60 इंटू 2 पाई, और ये काम 1 मिनट में हुआ है, यानी कि 60 इंटू 2 पाई रेडियन कवर हो रहा है 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब हुआ 60 सेकेंड। तो देखिए हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो टॉर्क कितना लगेगा अगर आपको ये व्हील रोकना है 1 मिनट के अंदर। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए टॉर्क कितना लगेगा। इनिशियल ओमेगा नॉट बोल देते हैं, हमें पता है। फाइनली इसका ओमेगा हमें 0 करना है, और 0 करना है कितने समय के अंदर, हमें 0 करना है विदिन 60 सेकेंड्स, विदिन 60 सेकेंड्स। तो देखिए हमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी व्हील की पता है, फाइनल पता है, टाइम पता है, तो इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन यूज करके ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इसको यूज करके हम सबसे पहले अल्फा निकाल सकते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। फाइनल ओमेगा हमें 0 करना है, इनिशियल ओमेगा है 2 पाई, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टाइम की वैल्यू आपको बोली हुई है 60 सेकेंड्स। तो देखिए अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -2 पाई बाई 60, यानी कि अल्फा की वैल्यू आ गई -पाई बाई 30, और यूनिट हमने लिख लिया रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर हमने अल्फा निकाल लिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता ही है, तो हम इससे डायरेक्टली टॉर्क निकाल सकते हैं बाय यूजिंग टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। जैसे हम लिखते हैं F इज इक्वल टू ma मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टॉर्क को लिखेंगे I इंटू अल्फा। ओके,
आई की वैल्यू पुट करेंगे -π/30, और सॉरी अल्फा की वैल्यू -π/30 एंड आई की वैल्यू 2, तो यह आ जाएगा आपका -π/15 न्यूटन मीटर, -π/15 न्यूटन मीटर। देखिए नेक्स्ट, एक बड़ा ही कॉमन सवाल जो मैक्सिमम बार कई एग्जाम्स में आ चुका। क्वेश्चन कहता है ए रिंग स्टार्ट्स टू रोल डाउन द इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट h विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे एक इंक्लाइन है और यहां से एक रिंग ने शुरू किया रोल करना विदाउट स्लिपिंग। विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, दैट मीन्स प्योर रोलिंग। ये रिंग नीचे की तरफ चल भी रही है और साथ के साथ रोटेट भी हो रही है। इसकी डाउनवर्ड वेलोसिटी ओमेगा, रोटेशनल वेलोसिटी डाउनवर्ड वेलोसिटी ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v और रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा, और प्योर रोलिंग में होता है v = r ओमेगा वैलिड। ओके, क्वेश्चन कहता है द वेलोसिटी विद विच इट रीचेस द ग्राउंड इज। तो बताइए ये ग्राउंड पर कितनी स्पीड से पहुंचेगी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर इसने मान लीजिए स्टार्टिंग रेस्ट से की है, क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो रेस्ट से ही लेंगे, तो जब ये बॉटम पर पहुंचेगा तो बताना है कि इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। इनिशियली इसकी स्पीड 0 है और ये प्योर रोलिंग करते हुए आ रहा है। ओके, देखिए प्योर रोलिंग के केस में v = r ओमेगा वैलिड होने की वजह से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिपिंग नहीं करता। अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट आगे की तरफ ट्रांसलेट कर रहा है, दैट मीन्स ये कॉन्टैक्ट पॉइंट पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगी v, और ये पूरा ऑब्जेक्ट क्योंकि ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट में एक बैकवर्ड वेलोसिटी होगी r ओमेगा। और अगर v और r ओमेगा दोनों इक्वल हो गए तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो रेस्ट पर रहेगा। प्योर रोलिंग में ऐसा होता है। प्योर रोलिंग में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है p वो रेस्ट पर रहता है। रेस्ट पर रहने की वजह से ऐसे केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 आएगा। आप समझिए इस चीज को, भले ही पूरा ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है लेकिन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्लिपिंग नहीं कर रहा, वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर रहने की वजह से वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा ऑब्जेक्ट पर, 0 आएगा। और ये हम सब जानते हैं कि अगर फ्रिक्शन का वर्क डन 0 आ जाए और कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी सीधा सीधा कंजर्व की जा सकती है। बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आप इसको समझिएगा कि ऑब्जेक्ट ने ऊपर से नीचे तक आने में पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना किया, mgh। ओके, इनिशियली वो रेस्ट पे था, उसमें ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों नहीं था। नीचे तक आते आते उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली क्योंकि उसने पोटेंशियल एनर्जी का लॉस किया। पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना किया, mgh। तो नीचे आके उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ½mv² प्लस ½ I ओमेगा स्क्वायर। ये ध्यान देने वाली बात है कि क्योंकि यहां पर ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों हो रहा है, ट्रांसलेशन और रोटेशन क्योंकि दोनों हो रहा है, तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी का मतलब होगा सम ऑफ बोथ द काइनेटिक एनर्जीज, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, दोनों काइनेटिक एनर्जी का सम। ओके, ओमेगा को ही फर्दर v/r लिख सकते हैं, ओमेगा को हम फर्दर v/r लिख सकते हैं क्योंकि यही प्योर रोलिंग की कंडीशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के लिए हम लिख सकते हैं mr², क्योंकि क्वेश्चन ने कहा हुआ है कि एक रिंग का केस है तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²। अब ये दोनों वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो ये आ जाएगा mgh = ½mv² प्लस ½ I हो गया mr² ओमेगा स्क्वायर यानी कि v/r का होल स्क्वायर। तो देखिए r² से r² कटेगा, ये बन गया ½ तो mv² बराबर mgh। तो देखो m कटा तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v की वैल्यू आ जाएगी √gh, डी ऑप्शन। वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर की बात की गई है और एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना है। रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन ऑफ एंगल, ये क्वेश्चन मार्क नहीं, एक्चुअली थीटा है, ऑफ सम एंगल थीटा, विदाउट स्लिपिंग। देखो क्या कहा है, रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग। तो बताओ रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग का मतलब क्या हुआ। रोलिंग डाउन विदाउट स्लिपिंग का मतलब हुआ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग, वो नीचे आ रहा है रोलिंग डाउन
विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग का मतलब हुआ प्योर रोलिंग, एंड स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन विदाउट रोलिंग। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन आपको दो सिचुएशन दिखा रहा है, क्वेश्चन आपको दो सिचुएशन दिखा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर दो कंडीशंस में नीचे आ रहा है। पहले केस में हो रहा है प्योर रोलिंग, रोलिंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। रोलिंग का मतलब होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यानी कि ये नीचे की तरफ आ भी रहा है और ये घूम भी रहा है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, इसको बोलेंगे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी कि इस केस में स्लिपिंग नहीं हो रही, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट रेस्ट पर है, प्योर रोलिंग। ओके, लेकिन दूसरा केस क्या है? स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? स्लिपिंग डाउन विदाउट रोलिंग। स्लिपिंग डाउन यानी कि ये सीधा सीधा नीचे की तरफ स्लिप कर रहा है और रोल नहीं कर रहा, यानी कि ये सिर्फ ट्रांसलेशन में है। रोलिंग विदाउट स्लिपिंग यानी कि ये सिर्फ प्योर ट्रांसलेशन में है। अब आपको कमेंट्स में मुझे ये बताना है कि किस कंडीशन में किसी इंक्लाइन पर सॉलिड स्फीयर सिर्फ ट्रांसलेट करेगा और घूमेगा नहीं, ऐसा कब होता है? ऑलराइट, चलिए डायरेक्ट आंसर पे आते हैं। जब रोलिंग का केस होता है तो एक्सेलरेशन कितनी हो जाती है? एक्सेलरेशन होती है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और अगर सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है तो सॉलिड स्फीयर का k बाय आर हमें मालूम है, k रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड स्फीयर का आता है √2/5 r, तो k बाय आर और फिर स्क्वायर करेंगे तो 2/5 बनेगा, ऐड करेंगे 5/7 g sin थीटा। देखिए ये होगा एक्सेलरेशन रोलिंग के केस में एक सॉलिड स्फीयर का। इसको हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन नंबर 1, इसको हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन नंबर 1। दूसरा केस ओनली ट्रांसलेशन, ओनली ट्रांसलेशन, तो इट इज जस्ट लाइक ए सिंपल ऑब्जेक्ट जो नीचे जा रहा है, तो उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg sin थीटा, रोटेट नहीं हो रहा, तो इसलिए इसका एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास कितना आ जाएगा? ओनली g sin थीटा, जैसा हम लॉज ऑफ मोशन में भी निकालते आए हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों एक्सेलरेशन का रेशियो क्या है, तो भाई सिंपल, आपने दोनों एक्सेलरेशंस का रेशियो निकाल लेना है, a1/a2 5:7, तो ऑप्शन ए। अब आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। A sphere of mass m and radius r rolls on a horizontal plane without slipping with speed u। क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्फेयर है जिसका मास m है, एक स्फेयर की बात की गई है, तो स्फेयर का मतलब सॉलिड स्फेयर हुआ, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बिना स्लिपिंग के रोल कर रहा है, रोल विदाउट स्लिपिंग विद स्पीड u। दैट मीन्स यहां पर अगेन कौन सी कंडीशन वैलिड हो गई? प्योर रोलिंग की, क्योंकि कहा हुआ है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो कौन सी कंडीशन वैलिड हो गई? प्योर रोलिंग की। प्योर रोलिंग कंडीशन में v = r ओमेगा वैलिड होता है। आगे क्वेश्चन कहता है नाउ इफ इट रोल्स अप वर्टिकली टू ए मैक्सिमम हाइट इट वुड अटेन, नाउ इफ इट रोल्स अप वर्टिकली द मैक्सिमम हाइट इट वुड अटेन विल बी। क्वेश्चन कहता है कि ये आगे चल के जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये ऐसे वर्टिकल हो गया, ठीक, तो भाई ये एक पॉइंट पर जाकर रुकेगा, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताओ क्या मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा, क्या मैक्सिमम हाइट तक ये जाएगा। तो इसमें सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम लिखेंगे डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी रोलिंग ऑब्जेक्ट का हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर बराबर mgh। ओके, प्योर रोलिंग है तो ओमेगा को हम लिख सकते हैं v/r। वैसे इन दोनों टर्म्स को ऐड करके इन जनरल ये आपको पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में आ जाता है इतना, हाफ mv² 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बराबर mgh। तो अब कुछ नहीं, इसमें बस m काट दिया, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पुट करेंगे, सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है तो पीछे भी बताया कि ये होगा 2/5 पुट करेंगे तो बन गया v²/2 1 प्लस 2/5 gh, g को नीचे ले आओ, 7v²/10g, h कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा 7v²/10g, तो मैक्सिमम हाइट जाएगा 7v²/10g, सी ऑप्शन लिख लीजिए आप इसको। अब हम आ गए हैं वीडियो के सबसे आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है कि एक बॉडी इंक्लाइन पर नीचे उतर रही है तो उसकी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, तो बताइए वो ऑब्जेक्ट क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है और उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज इक्वल है।
देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, अगर रोलिंग का केस है और कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है तो उसको प्योर रोलिंग ही माना जाता है। तो देयरफॉर हम ओमेगा को क्या पुट कर सकते हैं, ओमेगा को वी बाय आर पुट कर सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे। देखो हाफ दोनों साइड हमने काट दिया, तो मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई और फिर अगेन वी बाय आर का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कटा, हमें मिल गया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें मिल गया एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, आप याद करिए रिंग का होता है। लेकिन क्या है यहाँ कोई ऑप्शन रिंग का अवेलेबल है, नहीं। अच्छा रिंग का नहीं होता तो रिंग जैसे ऑब्जेक्ट का होता होगा, रिंग के ऊपर रिंग रख दें तो क्या बन जाएगा, एक हॉलो सिलेंडर। देयरफॉर हॉलो सिलेंडर इज योर करेक्ट आंसर। समझिए हॉलो सिलेंडर अपने आप में रिंग्स का कलेक्शन कहा जा सकता है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का आएगा वही सॉलिड हॉलो सिलेंडर का भी आएगा।